अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, जिस तरह हमारा डायनामिक्स फिजिक्स 9 क्लास न्यू बुक चल रही थी जिसके हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, तो इससे पहले हमने पिछले लेक्चर्स में 3 न्यूमेरिकल्स एग्जांपल्स सॉल्व आउट कर ली थी, जो कि आपने देख ली होंगी उम्मीद है। तो आज एग्जांपल नंबर 3.4, 3.5 एंड 3.6 को कवर करके इस चैप्टर के एग्जांपल्स न्यूमेरिकल्स को वाइंड अप करते हैं और अगले लेक्चर्स में इसके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल 3.4 में वो क्या कह रहा है? तो न्यूमेरिकल नंबर 3.4 में वो कह रहा है अ क्रिकेट बॉल ऑफ मैस 160 ग्राम इज हिट बाय अ बैट। तो 160 ग्राम एक बॉल का मैस है, उसको बैट से हमने हिट किया। द बॉल लीव्स द बैट विद द वेलोसिटी ऑफ 52 मीटर पर सेकंड। तो जब हिटिंग के बाद जो बॉल थी उसने जब बैट को लीव किया, उससे हिट के बाद जब वो गई आगे की तरफ, तो उसकी वेलोसिटी 52 मीटर्स पर सेकंड थी। और कह रहे कि इफ द बॉल स्ट्राइक्स द बैट विद द वेलोसिटी ऑफ -28 मीटर पर सेकंड ऑपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव को शो कर रहा है। अब नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन को क्यों शो कर रहा है वो देखो। अब जब बॉल ने स्ट्राइक की हुई बैट से, तो वो ऑब्वियसली आगे की तरफ गई, तो वेलोसिटी ये थी। लेकिन जब वो बॉल स्ट्राइक हुई बैट के साथ, इस वेलोसिटी के साथ 28 मीटर पर सेकंड के साथ जब वो स्ट्राइक हुई, तो डायरेक्शन इस तरफ थी। अब जब स्ट्राइक हो रही है तो डायरेक्शन उस तरफ और ऑपोजिट है, और जब स्ट्राइक होनी थी तो इस तरफ है। तो ऑब्वियसली दोनों आपस में ऑपोजिट हैं, तो इसलिए उसने एक दोनों को सेम डायरेक्शन नहीं बल्कि एक को माइनस के साथ रिप्रेजेंट किया ताकि पता चले कि ऑपोजिट डायरेक्शन है। बिफोर हिटिंग, तो ऑब्वियसली बिफोर हिटिंग उसकी वेलोसिटी ये थी। फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल बाय द बैट। तो वो कह रहा है कि एवरेज फोर्स निकालो कि जो बैट ने बॉल पे लगाई, और द बॉल रिमेन्स इन कांटेक्ट विद द बॉल फॉर 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ सेकंड। जबकि टाइम, इतने टाइम के लिए वो सिर्फ कांटेक्ट में आपस में रहे। जब वो मतलब स्ट्राइक होने का जो कांटेक्ट था उनके आपस में कांटेक्ट था, वो कितना था? 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ सेकंड्स। तो इसको देख लेते हैं, फोर्स निकालते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला ऑब्वियसली F इज इक्वल टू L में, लेकिन उससे पहले जो चीजें गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो गिवन डाटा क्या है हमारे पास? तो जो सबसे पहले जो मैस गिवन है, यानी मैस और जिसको हम भी कहते हैं, वो जो गिवन है वो 160 ग्राम्स है। लेकिन आपको ये बात तो इल्म होगा कि जो हमारे पास फोर्स होती है वो न्यूटन, तो उसका न्यूटन को अगर उसका एक और यूनिट देखें, किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है। तो ग्राम्स में तो नहीं वो आंसर होता, वो किलोग्राम्स में होता है। तो इसलिए ग्राम्स को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? किलोग्राम, यानी 160 को डिवाइड कर लेंगे 1000 पे और मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे चलो मल्टीप्लाई बाय 1000 भी कर लो और यहाँ पे ग्राम्स लिख लो। अब जो 1000 है ये, अच्छा ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/6/10⁻² हो जाएगा। और ये जो 1000 है ये हो जाएगा किलो और साथ में ग्राम आ जाएगा। तो ये 1000, ये जो 100 था, ये 10⁻² लिखा है, इसको ऊपर ले आओ तो हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² और साथ में किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद वेलोसिटी, तो एक वेलोसिटी ये दी हुई है, ये पहले वाली वेलोसिटी बिफोर हिट स्ट्राइकिंग है ना, तो ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो वी आई, चलो पहले वी एफ लिख लो, जो गिवन है वो कितनी है? 52 मीटर पर सेकंड। और ये आफ्टर स्ट्राइकिंग थी, जिस वेलोसिटी से बॉल आगे की तरफ गई, और ये वो वेलोसिटी है जब वो बैट की तरफ आई थी, वो -28 मीटर पर सेकंड थी। अब वो आगे क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि फोर्स निकालो, जबकि अच्छा एक और चीज भी दी है, टाइम भी दिया हुआ है। टाइम मतलब वो जो कॉन्टेक्ट आपस में था बॉल और बैट का, वो कितने टाइम के लिए था? 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ सेकंड के लिए था। और आपने क्या फाइंड करना है? आपने यहाँ पे सिंपली फाइंड आउट करना है फोर्स, यानी एफ, जो बैट ने बॉल पे लगाई स्ट्राइक करने के लिए। इसके वेलोसिटी चेंज कर दी -28 मीटर पर सेकंड से 52 मीटर पर सेकंड। तो ये माइनस का सिर्फ मतलब क्या है कि ऑपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है। तो अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूले में जो चीज वैल्यूज है वो पुट करते हैं और इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले फॉर्मूले को राइट डाउन करेंगे। तो सॉल्यूशन लिख लिया हमने सबसे पहले, और फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू एम ए। ठीक हो गया। लेकिन मसला यहाँ पे ये हमारे पास आ रहा है कि जो ए है वो तो गिवन नहीं है,
यानी ये जो ए है इसकी तो वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन याद होगा एक फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, वो क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, तो अगर मेरे पास फाइनल इनिशियल और टाइम है तो ये तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल आएगी जो कि मेरे पास है। तो फाइनल वेलोसिटी हमने अभी पीछे फाइंड आउट की, वो कितनी थी, 52 है, और इनिशियल कितनी है, माइनस माइनस 28। इनिशियल क्योंकि नेगेटिव साइन है ना उसके साथ, तो माइनस 28 लगाना पड़ेगा। और टाइम कितना है हमारे पास, 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस 3। और इसका मीटर पर सेकंड है और इसका सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड ये वाला आ गया, और ये सेकंड जब ऊपर गया तो मीटर पर सेकंड का स्केयर हो गया। ठीक हो गया, तो एक्सेलरेशन का ऑब्वियसली यूनिट बन गया। अब ये सॉल्व कर लेते हैं, तो a इज इक्वल टू 52 को 28 माइनस माइनस प्लस कर दिया, तो 52 में 28 जब प्लस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 80, और डिवाइड बाय 4, और मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 3, और मीटर पर सेकंड स्केयर तो बना होगा, वो आ जाएगा। वैल्यू को यानी पुट इन इक्वेशन ए में कर देंगे, तो f एज इट इज आया, मैथ निकाल लिया था, वो कितना था, 16 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस 2 किलोग्राम्स, और साथ में जो हमारे पास एक्सेलरेशन था 20 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर पॉजिटिव 3, और मीटर पर सेकंड का स्केयर आ गया था। तो ये देखो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्केयर, ये तो सेपरेट हो गया, ये तो यूनिट बन गया फोर्स का। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो F इज इक्वल टू 16 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 16 20 जार, पहले इसको कर लो, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 16 2 जार 32, और साथ में ये जीरो आ गया, ये सिंपली 320 आ गया, 10 के पावर माइनस 2 ये, और 10 की पावर 3 ये आगे इकट्ठे खेल दिया। अब क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड अप हो जाएंगी, तो 320 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 2 प्लस 3, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्केल हो सिर्फ न्यूटन लिख दो, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 320, ये यहाँ पे 3 में से 2 माइनस करोगे तो सिंपली 1 आ जाएगा, तो 1 लिख लो। तो F इज इक्वल टू 320 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर पॉजिटिव 1, न्यूटन लिखना है न्यूटन लिख लो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्केल नहीं लिखना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्केल लिख लो, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों आपस में सेम होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ये 10 आ गया, 10 की पावर 1 10 ही होगा, तो 10 को 320 से मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स आपके पास 3200 न्यूटन में सिंपली इसका आंसर आ जाएगा, और बगैर कैलकुलेटर को यूज किए हम इसको इस तरह सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपली फोर्स का हमारे पास आंसर आ गया। अब एग्जाम्पल नंबर 3.5 की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं उसमें क्या है। तो एग्जाम्पल नंबर 3.5 में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि बुलेट ऑफ मास m इज फायर्ड बाय अ गन ऑफ मास m2। तो एक बुलेट है, एक गोली है, उसको उसका मास m था, और वो एक गन ने उसको फायर किया जिसका गन का मास क्या था, m2 था। वो कह रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द गन इन टर्म्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ बुलेट v1 जस्ट आफ्टर फायरिंग। तो कह रहा है कि गन की वेलोसिटी, यानी अगर बुलेट की वेलोसिटी v1 है तो गन की वेलोसिटी बुलेट की वेलोसिटी के हिसाब से निकालो, जबकि बुलेट की वेलोसिटी v1 है। तो सिंपली इसमें यहाँ पे थ्योरेटिकल सारा काम है, फॉर्मूला बनाना है, कोई सोल्यूशन नहीं करना, मतलब कोई सोल्यूशन से मुराद है कोई वैल्यूज पुट नहीं करनी, सिर्फ फॉर्मूले में अल्टरेशन करनी है मोमेंटम के अलाउ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के रूल के मुताबिक। क्योंकि एक चीज आपको याद होगी, याद है कि नहीं, कि जो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था उसके मुताबिक क्या था कि अगर मोमेंटम को कंजर्व रखना है बुलेट और गन के दरमियान, तो जब वो फायर होगी बुलेट तो वो ऑब्वियसली आगे की तरफ जाएगी, तो गन उसके एज अ रिएक्शन में पीछे की तरफ रिकॉइल करेगी, उसकी डायरेक्शन पीछे की तरफ जाएगी, यानी उनकी वेलोसिटीज आपस में, अगर उसकी वेलोसिटी आगे की तरफ जा रही है वो, तो इसकी वेलोसिटी पीछे की तरफ रिकॉइल होगी। तो बस इस चीज को हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसका थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं, तो ऑब्वियसली थ्योरेटिकल ही है, इसमें सारा कुछ बस थोड़ा सा फॉर्मूले में अल्टरेशन करेंगे, उससे पहले थ्योरेटिकल देख लेते हैं, और वो देख लेते हैं हम क्या क्या उसमें लिख सकते हैं। तो आप खुद ही बता दो कि जब फायरिंग से पहले था तो दोनों का क्या क्या वो जो वेलोसिटी थी वो जीरो थी, तो ऑब्वियसली उनका मोमेंटम यानी वो ओवरऑल उसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक हो गया, तो लिख लो बिफोर फायरिंग द velocity of the bullet and gun was zero। ये तो हमें पता चल गया ना कि क्योंकि ऑब्वियसली जब फायर नहीं होगी तो बुलेट भी
उसकी मोशन भी जीरो है और जो गन है उसकी मोशन भी जीरो है, उसकी वेलोसिटी दोनों की जीरो है. सो देयर टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग वाज जीरो. तो ऑब्वियसली जो मोमेंटम फायरिंग से पहले था वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. लेकिन जैसे अब फायर किया, जस्ट आफ्टर फायरिंग की बात हो रही है, तो जैसे फायर किया तो अब एज आफ्टर फायरिंग कर लो, लिख लो आफ्टर फायरिंग हुआ क्या. आफ्टर फायरिंग हुआ क्या कि जो उसकी जो बुलेट थी, द बुलेट स्टार्ट मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो बुलेट का आपके पास वेलोसिटी आ गई विद वेलोसिटी v1. तो v1 वेलोसिटी से वो ऑब्वियसली फॉरवर्ड की तरफ मूव करने लगी. और इस टाइम जो हमारे पास गन की वेलोसिटी थी वो कितनी बन गई, ऑब्वियसली v2 बन गई. एंड गन गेन वेलोसिटी ऑफ v2. तो गन की वेलोसिटी ये आ गई और बुलेट की वेलोसिटी ये आ गई, लेकिन वो कह रहा है कि बुलेट की वेलोसिटी के हिसाब से गन की वेलोसिटी निकालो क्या होगी. तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, याद है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या था, मोमेंटम बिफोर फायरिंग और मोमेंटम आफ्टर फायरिंग तो आपस में इक्वल होगा. तो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग is equal to total momentum आफ्टर फायरिंग होगा. तो बिफोर फायरिंग क्योंकि उन दोनों की मोशन ही जीरो है, तो जब उसमें वेलोसिटी की वैल्यूज पुट करोगे, मैसेज ऑब्वियसली है लेकिन वेलोसिटी जीरो है, तो जब इसको भी एम से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी एम से भी, दोनों को आपस में गन्स और बुलेट को करोगे तो ऑब्वियसली वो जीरो आ जाएगा. यहाँ पे प्रूफ भी किया. लेकिन आफ्टर तो उनका m1 v1 ये हो जाएगा बुलेट का और m2 v2 हो जाएगा गन का. क्योंकि v2 निकालनी है तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी m2 v2 इज इक्वल टू माइनस m1 v1. और क्योंकि v2 निकालनी है तो v2 यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, v2 इज इक्वल टू m2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा माइनस m1 v1 ओवर m2. तो ये देखो साफ पता चल रहा है ना कि v2 इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी इसकी वेलोसिटी m1 है, ये v1 है. तो देखो जो बुलेट की वेलोसिटी और जो गन की वेलोसिटी ऑब्वियसली आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में ही जा रही हैं. तो रिकॉइल ऑपोजिट डायरेक्शन में, रिएक्शन फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी. बस ये हमने यही दिखाना था कि उसकी वेलोसिटी गन की इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या होगी. ठीक है, तो इसलिए हमने इसका फॉर्मूला बना लिया. अब लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 3.6, एग्जाम्पल नंबर 3.6 की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं उसमें क्या कह रहा है. तो न्यूमेरिकल नंबर 3.6 में वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अ बॉल ऑफ मास m, उसका जो मास है वो कितनी है, 3 kg है, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, कोलाइड्स विद अ स्टेशनरी बॉल ऑफ 2 किलोग्राम्स. तो दो बॉल्स ही, एक की जो मास है 3 किलोग्राम्स है, उसके पास वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी. आपने उसको स्ट्राइक करवाया, एक स्टेशनरी बॉल थी जिसका मास 2 किलोग्राम था, उसकी मोशन जीरो थी, तो उससे स्ट्राइक हुई वो. एंड देन बोथ ऑफ देम मूव टुगेदर, और फिर वो दोनों आपस में इकट्ठे होके मोशन में आ गए, मूव टुगेदर मोशन में आ गए. इफ द फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल, यानी अगर वहाँ कोई फ्रिक्शन है, यानी उनकी कोई जो मोशन है वो अगर कोई चीज रोक नहीं रही, फ्रिक्शन वहाँ पे जीरो है, कोई मतलब जो रिएक्शन की फोर्स है या जो भी फोर्स आप कह सकते हो वो वहाँ पे जीरो है. फाइंड आउट द वेलोसिटी विद व्हिच बॉल बोथ बॉल्स विल मूव आफ्टर कूलिंग. तो दोनों बॉल्स एक ही वेलोसिटी से, ऑब्वियसली क्योंकि टुगेदर वो मूव कर रही हैं, तो जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रही हैं हमें वो फाइंड आउट करनी है. यानी इनकी दोनों की वेलोसिटी ऑब्वियसली सेम होगी, जिस वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, तो वो हमने फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो सिंपल सबसे पहले जो जो गिवन है वो लिख लो. गिवन डाटा में सबसे पहले क्या क्या गिवन है वो लिख लो. गिवन डाटा
तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, एक तो हमारे पास गिवन है कि मैस m1 है, मैस जो है m1 फर्स्ट बॉल का यानी जिसको कह लो वो कितना है 3 kg, और v1 बिफोर कोलिजन यानी वेलोसिटी ऑफ बॉल वन बिफोर कोलिजन कितनी है, वो हमारे पास है 5 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह अगर मैस m2 की बात की जाए, यानी सेकंड बॉल की बात की जाए, वो कितना है 2 kg है, और लेकिन जो सेकंड बॉल है यानी v2 बिफोर कोलिजन, इन जो सेकंड बॉल की वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन वो ऑब्वियसली स्टेशनरी है, स्टेशनरी बॉल है तो वो 0 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक हो गया। अब वो कहता है कि आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी निकालो, तो आफ्टर कोलिजन ऑब्वियसली मैस दोनों का सेम रहेगा, बस उसकी वेलोसिटी निकालनी है तो दोनों की, तो टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ बोथ बॉल आफ्टर कोलिजन, तो वेलोसिटी ऑफ बोथ बॉल्स आफ्टर कोलिजन, जिसको हम सिंपली v1 v2 की जगह सिर्फ v कह सकते हैं, या v डैश कह लो या v कह लो, वो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक हो गया। तो ऑब्वियसली तो जो है टोटल मास आफ्टर कोलिजन वो तो सेम ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा। तो बस जो हमने फाइंड आउट करना है वो वेलोसिटी दोनों के फाइंड आउट करनी है, वो देख लेते हैं। तो बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पहले आप चाहे लिख लो कि टोटल मास ऑफ बॉल्स आफ्टर कोलिजन वो कितना रहेगा, वो सेम रहेगा ना, वो तो नहीं चेंज होगा, वो नहीं गिवन है, लेकिन एस टोटल मास ऑफ बोथ बॉल्स आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू m1 प्लस m2, क्योंकि वो तो चेंज नहीं होगा, वो बस एड ऑन हो जाएगा। तो जब ये दोनों एड ऑन होंगे तो दोनों बॉल समझ लो एक ही बन गई, वो लोग इकट्ठे मोशन कर रही हैं तो उनकी वेलोसिटी भी आपस में एक ही वेलोसिटी कंसीडर की जाएगी, यानी v कंसीडर की जाएगी। तो आप लिख लो बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो क्योंकि यहाँ पे जो है फ्रिक्शन नहीं है, इकट्ठे मूव कर रही हैं, तो इसमें बस थोड़ा सा ये चेंज आएगा कि m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू, अब ये जो ये होगा ना m1 v1 m1 m2, इसको एज इट इज लिख लिया। अब जो m1 v1 की जगह m1 m2 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैंने कहा कि दोनों के जो मैसेज हैं उसने कुछ कहना कि इकट्ठे मोशन कर दिए, तो दोनों के मैसेज है समझ लो। अब एक ही तरह एक बॉल एज अ सिंगल दोनों बॉल्स मूव करें तो m1 m2 लिख लिया, और क्योंकि इकट्ठे मोशन कर रहे हैं तो इनके वेलोसिटी भी ऑल टुगेदर इकट्ठे ही आएगी कि किस वेलोसिटी के साथ दोनों जा रहे हैं, तो v आ गया। ठीक है, तो समझ लो हमने v इसको लिख लिया। तो m1 की जगह क्या आ गया, m1 की जगह आ गया 3, और v1 वेलोसिटी कितनी थी 5, और m2 की जगह कितना आ गया, m2 तो हमारे पास 2 है लेकिन v2 वेलोसिटी कितनी है 0 है, और m1 m2 के वो कितने 3 प्लस 2, और वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी है। 3 5 15, और ये 2 0 0, ये तो 0 ही हो जाएगा, और 3 और 2 5 आ गया, और वेलोसिटी भी आ गई। अब 15 5 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो वेलोसिटी जो v है आफ्टर कोलिजन ऑफ बोथ बॉल्स वो कितनी आ जाएगी 5 1 5 5 3 15, तो वो आ जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड। सिंपली हमारे पास आफ्टर कोलिजन के वेलोसिटी का आंसर आ जाएगा बोथ बॉल्स के लिए, जब वो इकट्ठे मोशन कर रही हैं और वहां पे जो फ्रिक्शन है वो नेगेटिव यानी बिल्कुल भी नहीं है।